सभी को नमस्कार। जो आप सभी को मालूम है कि इस बार का मादरिहाट विधानसभा उपनिर्वाचन चुनाव आगामी 13 नवंबर को होने जा रहा है। तो इस चुनाव में मैं एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में बुद्धिमान लामा तामाङ इस बार अ, खड़ा हुआ हूँ। तो इसी संबंध में एक पत्रकार सम्मेलन बुलाया गया है आप सभी को स्वागत करते हुए। तो इस बार का जो चुनाव है, इस बार का चुनाव को हम लोग एक जनता का अभियान के हिसाब से हम लोग जो मैं हूँ स्वतंत्र उम्मीदवार, एक जनता का अभियान के हिसाब से इस बार का चुनाव मैं लड़ रहा हूँ। देखा जा रहा है कि इस क्षेत्र में केवल विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है। केवल केंद्र के सबसे बड़े राजनीतिक दल और राज्य के सबसे बड़े राजनीतिक दल केवल आरोप प्रत्यारोप में ही सीमित है। इसी के विरुद्ध अब जनता को एक होने का आह्वान करते हुए इस बार चुनावी मैदान में मैं उतरा हूँ। तो हमारे जो है हम लोग संकल्प पत्र नहीं बोल के हम लोग प्रतिबद्धता, जो हम लोग एक प्रतिबद्धता लेके हम लोग निकले हुए जिसको हम आप लोग के साथ एक सार्वजनिक करने जा रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं। तो इस प्रतिबद्धता जो है हम लोग का सबसे पहले इस क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर बीरपड़ा है, उसको हम लोग एक जाम मुक्त बीरपड़ा बनाने के मुहिम में हम लोग निकलेंगे और जो जाम की समस्या से है उसको एक वैकल्पिक सड़क जो है ऑप्शनल रूप में एक रोड बनाने का हम लोग प्रतिबद्धता करते हैं। और हम लोग का बीरपड़ा में देखा जाता है कि पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, उसको लेकर भी, और फुटपाथ जो है उसको लेकर भी हम लोग इसमें काम करने के लिए हम लोग प्रतिबद्धता है। और पब्लिक शौचालय जो है ये भी बीरपड़ा में ना होने के कारण बहुत समस्या होते हैं। और आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले बीरपड़ा राज्य सदर अस्पताल में एक नोटिस भी दिया था जिसको हम लोग विरोध करते हुए उस नोटिस को तुरंत वो लोग खोलने के लिए हम लोग दबाव दिए थे कि कैसे इस राज्य साधारण अस्पताल जो बहुत सारे चाय बागान और वन बस्ती इलाका के जो आम नागरिक है वो लोग के लिए एक सुविधा उपलब्ध कराने वाला, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वो लोग नाकामयाब है, इसको कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं उस विषय में भी हम लोग काम करेंगे। और जो है डुवर्स में देखा जाता है कि बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी है जिसको एक प्रोत्साहन के लिए एक डुवर्स स्पोर्ट्स एकेडमी, जिससे इस क्षेत्र के जो जितने भी सारे खिलाड़ी है उन लोग को प्रोत्साहन देने के लिए इस पे काम करने के लिए डुवर्स स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए करते हैं। और शिक्षा में देखा जाता है कि हम लोग इस क्षेत्र में और जो अलीपुरद्वार जिला और जलपाईगुड़ी जिला में हम लोग देखते हैं कि नेपाली भाषी और हिंदी भाषी जो है वो लोग के लिए एक भी डीएलएड और बीएड जो गवर्नमेंट का है ट्रेनिंग सेंटर, जो टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर है वो नहीं है। देखा जाता है कि बांग्ला मीडियम में है लेकिन हिंदी और नेपाली मीडियम में नहीं है। उस पर भी हम लोग काम करने के लिए पहले भी हम लोग इस काम के लिए हम लोग दबाव सृजना किए थे। मंत्री को, विधायक को भी इस बारे में हम लोग ने अवगत कराया था कि इस क्षेत्र में होना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। तो शिक्षा के लिए हम लोग काम करने के लिए है। और बीरपड़ा को एक जो टीजी मौजा है उसको हटा के एक कैसे म्यूनिसिपैलिटी किया जा सकता है उस पर भी हम लोग काम करने के लिए प्रतिबद्धता है। और मादरिहाट में बहुत वर्ष से एक गवर्नमेंट कॉलेज की डिमांड है, उस पर भी हम लोग काम करेंगे। और देखते हैं कि इस क्षेत्र चाय बागान, चाय श्रमिकों का इलाका है, लेकिन उसमें हाजिरा वृद्धि चाहे वो केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो इस पर काम करने पर नाकाम है। इसके लिए भी हम लोग एक मुहिम चला के इस पर भी काम करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक इस क्षेत्र में 3 बंद बागान है जिस पर खोलने के लिए केवल आरोप प्रत्यारोप हो रहा है कि केंद्र सरकार ये करने नहीं दे रहा है, राज्य सरकार ये करने नहीं दे रहा है। उस पर भी हम लोग काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और जैसे कि देखते हैं कि आप लोग जो सरकारी विद्यालय है उसमें बहुत खामियां हैं जिसके वजह से जो इस क्षेत्र में रहने वाले जो बीपीएल कैटेगरी में रहने वाले जितने भी श्रमिक और आम जनता के बच्चे को अच्छी पढ़ाई की सुविधा नहीं है।
जैसे देखते हैं स्कूल तो बना है लेकिन उसमें एप्रोप्रिएट टीचर्स रिक्रूटमेंट नहीं है। इसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। देखते हैं कि राज्य सरकार अभी दुर्नीति के शिकार पे है कि शिक्षक घोटाला में भी आप सभी को मालूम है। इस पर कैसे हो, इस क्षेत्र के लिए शिक्षा में एक आधुनिकीकरण करने की मुहिम हम लोग भी करेंगे। जैसे कि आप देखते हैं कि बीरपाड़ा में एक गोरखा भवन का एक कमेटी है जो गोरखा भवन बनाने के लिए एक काम कर रहे हैं। उस पर भी हम लोग गोरखा भवन निर्माण में भी हम लोग काम करने के लिए तैयार है। जैसे आप लोग देखते हैं कि इस क्षेत्र में गोरखा बहुल ये क्षेत्र है जिसके लिए हम लोग डुवर्स नेपाली साहित्य एकेडमी उसका भी स्थापना के लिए हम लोग काम करेंगे। जैसे आप लोग देखते हैं कि बीरपाड़ा का सबसे पुराना बीरपाड़ा जुबली क्लब है, उसमें एक स्टेडियम का निर्माण देखा जा रहा है कि बाहर से बहुत विदेश से भी वहाँ पे खिलाड़ी लोग आते हैं खेलने के लिए, लेकिन उसमें अच्छी सुविधाएं नहीं है। स्टेडियम की सुविधा ना होने के कारण इस पर भी हम लोग काम करेंगे। और जैसे कि आप लोग देखते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा है कि इस क्षेत्र में जो चाय बागान इलाका है उसमें अधिकतम 5 डेसिमल जमीन देने का जो एक सरकार का कानून बना है उसका हम लोग खुलकर विरोध करते हैं कि जो श्रमिक का जितना भी जमीन है, अपना जमीन है जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं, उसमें वहीं पे जितना जमीन है उतना जमीन का अधिकार देने का जो कानून है उसमें वो परिवर्तन करने के लिए हम लोग काम करेंगे। तो ये सारे वादे तो हम लोग नहीं कहेंगे, इसको हम प्रतिबद्धता कहते हैं कि हम लोग जितना कर सकते हैं वो करेंगे बोल के हम लोग का एक आज हम लोग आपको एक घोषणा पत्र तो नहीं बोलेंगे, प्रतिबद्धता पत्र बोल के हम लोग इस बार चुनाव में उतरे हैं। तो आशा करते हैं इस क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे हैं कि दोनों पार्टी से नाखुश है, क्योंकि वो लोग जब हम लोग एक चुनाव प्रचार में जाते हैं कि तब देखे कि चुनाव प्रचार में जाते वक्त ही वो लोग हम लोग को बहुत गुस्सा होकर बोलते हैं कि कोई भी पार्टी है कुछ काम नहीं करता है बोल के, ऐसा हम लोग ने सुना, चाहे बगान इलाका में हो चाहे वन बस्ती इलाका में हो। तो इससे मुक्ति पाने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए एक स्वतंत्र होकर इस बार हम लोग चुनाव पे खड़े हुए हैं। तो इतना ही है। और जो हमारा जो चुनाव चिन्ह है 7 नंबर ईवीएम बटन पे कलम नीब का चिन्ह है और उसमें 7 जो रोशनी का है। इससे हम लोग एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं कि मादरीहाट में अभी तक कोई भी स्वतंत्र उम्मीदवार विधायक होकर नहीं गया है। तो इस बार का चुनाव में एक नया इतिहास हम लोग लिखने जा रहे हैं। यसमा हामी एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छौँ हैन, यहाँ जुन यो हस्पिटल बीरपाड़ा हस्पिटलमा आए दिन हामी जुन समस्याहरू देख्छौँ त्यस विषयमा तपाईहरुको अडान के छ? वो हेरौँ बीरपाड़ामा चाहिँ के छ भने बीरपाड़ा राज्य साधारण अस्पतालको रोगी कल्याण दफ्तरको सभापति हाम्रो राज्यको मन्त्री एसटी मन्त्री बुलुचिक बडाइक हुनुहुन्छ। तर यहाँ के छ भने बीरपाड़ामा एउटा अस्पताल छ तर हामीले चेयरम्यानलाई खोज्नुको लागि जानु पर्यो, बहुत टाढो जानुपर्छ। त्यसले गर्दा के छ भने काम चाहिँ भएको छैन। त्यसले गर्दा हामी चाहन्छौँ कि यो क्षेत्रको नै मानिसलाई चाहिँ रोगी कल्याण मन्त्रीमा चाहिँ त्यो दफ्तरमा चाहिँ उहाँलाई सभापति राख्यो भने के हुन्छ भने उहाँलाई त्यो सही कुरा हामीले पुर्याउन सक्छौँ। र जुन प्रकारको अनियमितता छ हामी भन्छौँ सरकारले धेरै कुरो गर्यो तर हिजो अस्ति मात्र देख्यौँ कि जिडिए स्टाफ भनेर जुन छ उनीहरूको अनरियम छ, लगभग 1.5 वर्ष भएको रहेछ। 1.5 वर्षसम्म दिनु नसक्ने अवस्था सरकारको अहिले हामी देखिरहेका छौँ। त्यसको चाहिँ हामी कसरी समाधान गर्न सक्छौँ त्यो विषयमा चाहिँ हामी काम गर्न चाहिँ प्रतिबद्ध छौँ। र तपाईको प्रतिबद्ध पत्रमा अब डुवर्स यो भेकमा भाषा शिक्षा साहित्य सँगसँगै खेलकुद स्पोर्ट्स लिएर पनि तपाईँले त्यहाँ मेन्सन गर्नुभएको छ। र भर्खरै यो बीरपाड़ा भएको यो बडा होदामा नेपाली आदिकवि भानुभक्तको शालिग अगाडि कुनै एउटा राजनीतिक पार्टीको ब्यानर लगाएर त्यहाँ प्रचार प्रसार गर्दै गरेको सामाजिक सञ्जालमा आएको थियो। त्यो विभिन्न प्रकारको त्यसको एउटा प्रतिक्रिया भइरहेछ। तपाईँलाई कुन प्रकारले लिनुहुन्छ? यो चाहिँ एउटा दुर्भाग्यपूर्ण हो, किनभने एउटा कुनै पनि कसैको शालिगको अगाडि त्यसरी कुनै पनि चुनावी प्रचार गर्नु चाहिँ मलाई लाग्छ यो चाहिँ एउटा अनैतिक काम। त्यो चाहिँ अब एउटा राजनैतिक पार्टीहरूले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो। त्यसरी त्यहाँ ब्यानर अनि फ्ल्यागहरू नलगाउनु पर्ने हो। र हामीले देख्यौँ सुन्यौँ पनि यदि उहाँले माफी माग्नु भयो भने चाहिँ यो हाम्रो समाज जसो आदिकवि भानुभक्त आचार्यले विशेष गरी गोर्खा समाजले सम्मान गर्ने उहाँलाई पुज्ने हामी काम गर्छौँ भने उहाँ पनि एकजना गोर्खा समाजबाट नै हुनुहुन्छ। हाम्रो माननीय सांसद राजु विष्टजीले यदि तपाईँले
सक्नुहुन्छ भने माफी माग्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि धेरै गोर्खाहरूको माथि पनि एउटा आघात पुगेको छ। त्यसै नै आक्षेपहरू पनि लागिरहेको तपाईँले सोसियल मिडियामा पनि देखिरहनु भएको छ। र उहाँलाई म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु कि यदि तपाईँले केही भुल भएको छ भने त्यो जुन भुल छ त्यो भुललाई स्वीकारेर माफी माग्नु भयो भने चाहिँ यो एउटा गोर्खा समाजको निम्ति हितको काम हुन्छ। विशेष गरी निर्दल प्रार्थी उठेको कारणले निर्दलले त जित्ने होइन, त्यसलाई दिनुभन्दा त बरु हामीलाई भोट देऊ भन्दै राजनीतिक पार्टीहरूले प्रचार गरिरहेको छन् र यसमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो चाहिँ पार्टीको स्टन्ट हो। अहिलेसम्मको इतिहासमा यो जुन विधानसभा चुनावमा धेरै निर्दल प्रार्थीहरू आयो होइन, चुनाव लडे, उनीहरूले जित्नु सकेन होइन। तर यो पालिको म एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर उत्रिँदाखेरि उनीहरूलाई यति साह्रो डर भइरहेको छ कि कतै यो दुईजनाको लडाइँमा कतै निर्दल प्रार्थीको सट्ट निस्किन्छ कि भन्ने डर भएकोले गर्दै उनीहरूले कसैले भन्छ टिम सीको बी टिम, कसैले उसलाई दिएर पनि केही फाइदा छैन, केही गर्नु सक्दैन। हेरौँ, हामीले यत्रो 8-8 वर्ष हेऱ्यौँ विधायकले यो क्षेत्रमा हाम्रो निम्ति केही काम गरेको छैन होइन, जुन गर्नुपर्ने कामहरू गरिसकेको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि उनीहरूले आरोप लगाउनु उनीहरूको स्वाभाविक हो। तर हामी त्यसरी हिलो छेपाइ हामी गर्न चाहन्नौँ। हाम्रो उद्देश्य हो यो दुईजनाको जुन एउटा आपसी द्वन्द्व छ जसले गर्दाखेरि यो क्षेत्रको विकास हुनु सकेको छैन, त्यसको विरुद्ध चाहिँ उत्रेको हो यो। त्यसले गर्दाखेरि म कुनै राजनैतिक पार्टीलाई पनि म दोष दिन चाहन्न र दुईजनाको बिचमा चाहिँ कसरी निस्केर चाहिँ एउटा नयाँ इतिहास बनाउन सक्छ त्यो माथि चाहिँ हाम्रो रणनीति चलिरहेको छ। भोटिङ समीकरण तपाईँको आधारमा के हुनेवाला छ त? किनभने कतिले भन्दैछन् निर्दलले बिजेपीको भोट खाँदैछ र टिएमसी अघि आउँदैछ भन्ने हल्ला छ, र तपाईँको अनुसार चाहिँ तपाईँको जितको समीकरण चाहिँ कस्तो छ? कुन कुन क्षेत्रबाट तपाईँले भोट पाउँदै हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, हामी के देख्छौँ भने यो क्षेत्रमा राजनैतिक पार्टीहरूको दबदबा भइरहेको सबैलाई थाहा भएको कुरो, चाहे त्यो टिएमसी होस् चाहे बिजेपी होस्, उनीहरूको आफ्नो पकड रहेको छ। त्यो पकड बिचमा चाहिँ एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवार कसरी निस्किन सक्छ भन्ने कुरा हाम्रो समीकरण भइरहेको छ। हाम्रो चुनाव पनि भइरहेछ, हाम्रो चाहिँ भित्री चुनाव प्रचार भइरहेछ। हामीलाई भनिरहेछ कि हामी खुलेर आउन सक्दैनौँ तर हाम्रो सपोर्ट साथ छ भन्ने कुरोहरू धेरै यस्तो जनताहरू छ जसमा तपाईँ देख्नुहुन्छ एउटा गोर्खा समुदाय मात्र नभएर आदिवासी, बिहारी, मेचे, कोचे, राभा, मुस्लिम समुदाय, क्रिस्चियन समुदायहरूले पनि हामीलाई साथ दिइरहेको छ। तर उनीहरू खुलेर आएको छैन, किनभने कुनै न कुनै पार्टीले उनीहरूलाई हेरिरहेको छ कि यिनीहरूले कतै उसलाई समर्थन गर्छ कि भन्ने कुरो। तर त्यो चाहिँ 13 तारिक चाहिँ थाहा पाइन्छ कि निर्दलमा चाहिँ कतिजना चाहिँ समर्थकहरू छ जसले चाहिँ सुटुक्क गएर साइलेन्ट भोटर्सको रूपमा गएर चाहिँ योपालि भोट दिएर चाहिँ जिताउने चाहिँ हाम्रो एउटा प्लान छ। आपने सपोर्ट की बात की, सपोर्ट के लिए दोनों ही जो आपके मेन विपक्षी पार्टी है उनको सपोर्ट करने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं बीरपड़ा में, मादरिहाट प्रखंड है इसके अंतर्गत में, और आपके पास ऐसा कोई सेलिब्रिटी नहीं है, फिर भी इतने कॉन्फिडेंट आप कैसे हैं? देखिए, आप सभी को मालूम है पहले इस क्षेत्र के चुनाव में अभी तक ऐसे बड़े बड़े मंत्री, नेता और सेलिब्रिटी नहीं आए थे, लेकिन इस बार एक स्वतंत्र उम्मीदवार के हिसाब से मैं खड़ा होने के कारण सभी को डर है कि कहीं ये हम दोनों के बीच से वो फिसल के निकल के आगे ना जाए, इस डर से वो लोग है। लेकिन हमारे जितने भी समर्थक हैं वो लोग सभी को हम लोग अनुरोध किया कि आप लोग कभी भी आगे मत आइए। जितना हम लोग का टीम है, टीम ही खाली काम कर रहे हैं। वो जितना भी है वो सब साइलेंट वोटर्स के रूप में है, जो इस बार का 13 तारीख को वोट के बाद 23 तारीख को आप लोग को पता चलेगा कि किस तरह मेरा सपोर्टर्स है बोल के, तभी आप लोग को मालूम चलेगा। প্রচারে তো যাচ্ছেন, কতটা সাড়া পাচ্ছেন কি মনে হচ্ছে? প্রচারে যাইলে পরে সব থেকে আগে সমর্থন থেকে আগে আমরা ওনাদের যে অভিযোগ আছে ওইটা শুনতে পারতেছি। কেন বললে পরে যতটুকু বড় রাজনৈতিক পার্টি আছে ওনাদের যে কাজকর্ম আছে ওর কাজকর্মের উপরে আমাদেরকে একটা বিক্ষোভের আমরা সামনা করতে পারতেছি। আর ওনাদেরকে আমরা বুঝাইতে পারতেছি কি আমরা একজন স্বতন্ত্র উম্মেদবার, আমরা কোনোদিন কোনো রাজনৈতিক পার্টিতে ছিলাম না, কিন্তু এর যে কাজ করতেছে না, যে বড় বড় রাজনৈতিক পার্টিরা কাজ করতেছে না, তার বিরুদ্ধেই এটা আপনাদের একটা যে অভিযোগ আছে ওই অভিযোগকে কিভাবে আমরা বিধানসভাতে তুলে যাব আর কাজ করতে পারবো বলে আমরা ওনাদেরকে বুঝাইছি। তারপরে ওনারা আমাদেরকে সমর্থন করতেছে, কিন্তু ওনারা খুলে আসতে পারতেছে না। তার জন্য ওনাদেরকে আমরা অনুরোধ করেছি कि আপনারা खुले আসবেন না, ভিতরে চুপচাপ कलम बटन के छाप बोल के हम लोग एक अभियान चला रहे हैं कि इस हिसाब से वो लोग हम लोग को समर्थन कर रहे हैं। জয়ের ব্যাপারে কতটা নিশ্চিত? জয় ব্যাপারে আমরা 100% নিশ্চিত আছি। কেন এবার দুইটা যে বড় রাজনৈতিক পার্টি আছে ওর বিরুদ্ধে জনতা বিক্ষোভ আছে, ওনাদের অভিযোগ আছে,
তার বিরুদ্ধেই আমরা 100% নিশ্চিত আছি কি আমাদের জয় হবে বলে। आपका ये दो पार्टी हैं, बीजेपी टीएमसी, और पिछले 8 साल से बीजेपी के यहाँ एमएलए रह चुके हैं, और करीब हर बार जब पूछा जाता था तो उनका कहना था कि हमारा एमएलए है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट चैम्बर में जो भी बैठे हुए हैं या राज्य सरकार में जो बैठे हुए हैं, टीएमसी के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, जिस कारण हम काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप जीतते हैं तो आपके लिए भी तो ये बहाना हो सकता है कि हमारे लिए आगे सपोर्ट नहीं है, इसलिए काम नहीं कर पा रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे कि ये 14 से 15 महीना का एक टेन्योर पीरियड है जो विधायक का है। यदि हम लोग इस चुनाव में जो हम लोग का रणनीति है, रणनीति के हिसाब से हम लोग जीतेंगे तो ऑब्वियसली राज्य सरकार का हो या विपक्षी दल है वो हम लोग को लेने के लिए प्रयास करेंगे। तो इस बीच में हम लोग दोनों के बीच में एक इंडिपेंडेंट होके कैसे एक ब्रिज का काम कर सकते हैं, उस हिसाब से हम लोग का रणनीति है जो आप लोग को बता नहीं सकते। उस हिसाब से ब्रिज के हिसाब से काम करने के वजह से इस क्षेत्र का कम समय में ज़्यादा काम करने का हम लोग का एक प्लान हम लोग तैयार किए हैं। र दुवै पार्टीलाई एउटा आरोप प्रत्यारोप छ कि यस क्षेत्रमा गोर्खा बहुल हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूले गोर्खा भोटर्सहरूलाई एउटा नेग्लेक्ट गरेको, एउटा मतलब राम्रो प्रकारले एउटा मान्यता नदिएको एउटा अभियोग उठिरहेको छ र त्यसको पनि यो विरोधमा निर्दल प्रार्थी उठेको तपाईँहरूलाई यहाँ एउटा छ, यो आइरहेको छ। र तपाईँ यो क्षेत्रमा मादरी बिरपाडा ब्लकमा गोर्खा भोटर्स कति छ भनेर आकलन गरेर चाहिँ तपाईँले यहाँ यो एउटा निस्किनु भएको छ? यो खासमा गोर्खाको निम्ति मात्र यो चुनाव होइन, हामी यसलाई कसरी सम्झिन्छौँ भने विगत हामीले धेरै वर्षदेखि दुवै ठुलो राजनैतिक पार्टीहरूलाई यो एउटा गोर्खा बहुल क्षेत्र हो, हाम्रो यति जनसङ्ख्या लगभग 80 देखि 1 लाखको बिचमा हाम्रो जनसङ्ख्या छ, भोटर्स मात्र छ त्यति यो हाम्रो जुन विधानसभा क्षेत्रमा। र यसपालिको भोटर्स कति तपाईँले एउटा उयो गर्नुभएको छ? 2,20,100 भोटर्समा लगभग 1 लाख भोटर्स 1 लाख गोर्खा भोटर्सको अनुमान लगाउनु भएको छ। अनि त्यो बिचमा चाहिँ हामीले तथ्य छ यसको? हजुर हजुर तथ्य छ, त्यो तथ्य अहिले हामी सार्वजनिक गर्न चाहन्नौ। जब चुनावपछि हामी यो कुरोलाई पनि हामी सार्वजनिक गर्छौँ, किनभने धेरै प्रलोभनहरूको शिकार भइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसको विरुद्ध हामीले अगाडि पनि हामीले दुवै दललाई, ठुल्ठुलो दललाई अब हाम्रो गोर्खा बहुल क्षेत्र हो भनेर हामीले उहाँहरूलाई देखाइरहेको छ र एउटा गोर्खा उम्मेदवार तपाईँहरूले पनि दिनुपर्छ भन्ने एउटा हाम्रो अभियान हामीले गरेका थियौँ, जसको फलस्वरूप उहाँहरूले तपाईँहरूको गोर्खा भोटर्स धेरै कम्ती छ भन्ने कुराहरू भयो साथमा। अनि उनीहरूले आरोप पनि लगाए एउटा गोर्खा उम्मेदवार हो भनेर उनीहरूले जुन आरोप लगाइरहेको छ, गर्वले भन्छु म एकजना गोर्खाको छोरा हुँ र गोर्खा हुँ भन्ने मलाई गर्व लाग्छ। र के तर हामी जो अन्य समुदायबाट प्रार्थीहरू भइरहेछ त्यो राजनीतिक पार्टीहरूमा, जस्तै आदिवासी सम्प्रदायबाट छ, मेचे सम्प्रदायबाट छ, के उनीहरूलाई हामी आदिवासी उम्मेदवार भन्नु त सुहाउँदैन नि। त्यो चाहिँ उनीहरूको एउटा गलत धारणा, भ्रामक प्रचारहरू उनीहरूले गरिरहेछ। त्यसै नै मेचे सम्प्रदायबाट पनि हुनुहुन्छ कि हामीले उहाँलाई मेचे नेता त भन्नु सक्दैनौँ। यो गणतान्त्रिक देशमा सबैलाई चुनाव लड्ने अधिकार छ, त्यसैले गर्दाखेरि हामी उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छौँ तपाईँले यस्तो प्रकारको भ्रामक प्रचारहरू नगरिदिनुहोस्, जसले गर्दाखेरि कुनै एउटा नराम्रो माहौल सृजना नबन्नुहोस् भन्ने चाहिँ उहाँहरूलाई हामी अपिल गर्छौँ। तपाईँले यसरी भ्रामक प्रचार चाहिँ नगर्नुहोस्। हुन्छ कुनै न कुनै आफ्नो जात गोष्ठी हुन्छ, उनीहरूलाई त्यसमा आफ्नो अधिकार छ, र त्यसरी चाहिँ तपाईँले यसरी भ्रामक प्रचार चाहिँ नगरिदिनुहोस् भन्ने चाहिँ म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँ तर गोर्खा क्यान्डिडेट भएकोले गोर्खाहरूको सेन्टिमेन्ट कतै न कतै तपाईँमाथि छ, तर तपाईँको यो घोषणापत्रमा गोर्खाहरूको मुद्दाहरू जस्तै 11 जनजातिदेखि लिएर डुवर्सका गोर्खाहरूले जुन सर्टिफिकेट पाउनुको निम्ति जुन समस्या झेलिरहनु परेको छ, तीमाथि जुन सिभिल सर्भिस इक्जामहरूमा खालि हिल सब डिभिजनका गोर्खाहरूलाई मात्रै मान्यता दिने कुराहरू हो, त्यसको पक्षमा त तपाईँ हजुर त्यसमा त अनि त्यो पनि छ हाम्रोमा। यो चाहिँ हामीले सर्ट टर्ममा, किनभने जुन जति महिनाको यो पिरियड छ त्यो महिनामा हामीले गर्नु सक्ने छौँ भन्ने मात्रै कुरामाथि गरेको छौँ। यो कुराहरूमाथि हामी विधानसभामा पनि आवाज उठाउने नै छौँ, किनभने देखिरहेछौँ यो क्षेत्रमा बहुसङ्ख्यामा हिन्दी भाषी अनि नेपाली भाषीहरू छ, तर उनीहरूले आफ्नो इक्जामहरू बङ्गला माध्यममा अनि कि त इङ्ग्लिस भर्सनमा लेख्नुपर्ने बाध्यता भइरहेको छ। त्यसैले म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँहरू पनि यो विरुद्ध चाहिँ एउटा आवाज बनेर, जो हिन्दी भाषीहरू छ, जो नेपाली भाषीहरू छ, तपाईँहरू चाहिँ त्यसमा एउटा आवाज बनेर चाहिँ हामीसँग साथ दिनुहोस्। यो विषयमा हामीले आवाज उठाउनु पर्ने नै छ, उठायो भने मात्र हाम्रो यो क्षेत्रको विकास हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागिरहेको छ। मादरियाट जो आपका मादरियाट विधानसभा क्षेत्र है वो चाय बागान बेल्ट है, ऐसे में मतलब कैसे उन वोटरों को आप रिझान कर रहे हैं?
देखिए सबसे बड़ी समस्या चाय बागान में है वो लोग का हाजिरा वृद्धि नहीं हो रहा है, और एक है आपका जो 5 डेसिमल जो नॉट मोर देन 5 डेसिमल जो एक ज़मीन का है पट्टा, वो भी ठीक से नहीं किया जा रहा है। जैसे कि हम लोग देखते हैं उसमें भी कौन सा लोकेशन में है वो भी नहीं दिखा रहा है, इसके विरोध में है। तो जब हम लोग चाय बागान के चाय श्रमिकों को हम लोग इस बारे में बता रहे हैं तो वो लोग अभी थोड़ा समझ में आ रहा है कि हाँ ये तो सही बात है बोल के, तो इसी हिसाब से वो लोग हमारे समर्थन में है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अपने अपने मतलब जो मतलब कार्य किए हैं या विकासमूलक कार्य है उनके आधार पे वोट मांग रहे हैं, तो आपको कितना चैलेंजेस हो रहा है आपके लिए? देखिए वो लोग विकास के नाम पे वोट तो मांग रहे हैं, लेकिन विकास नहीं होने के कारण क्यों नहीं हो रहा है उस हिसाब से हम लोग वो लोग को समझाकर बताकर हम लोग वो लोग को रुझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि ये समस्या है जो हम लोग को विधानसभा में नहीं उठा रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग वो लोग को प्रचार कर रहे हैं और वो लोग भी हम लोग के साथ में है।